नमस्कार साथियों, क्लास 12 के भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। ये आज हम लोग सेट 4 की प्रैक्टिस करेंगे। इस बार बहुत ही गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है कि अधिक से अधिक मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि 40% मार्क्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव है और 20% मार्क्स जो है 20 नंबर वो प्रैक्टिकल है। मात्र 40% क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव में जो जितना अधिक से अधिक मार्क्स लाएगा वही मेरिट में ऊपर होगा। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गंवाए सेट 4 ज्योग्राफी की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? रेडजेल का है, एलन सैम्पल का है, विडाल डी ला ब्लास का है या हम्बोल्ट का है? तो साथियों ये कथन जो है वो एलन सैम्पल का है, तो हमारा आंसर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? किससे हम लोग को ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है? यात्रियों के विवरण से, प्राचीन मानचित्र से जो पुराने मैप है उससे, या चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूनों से, या प्राचीन महाकाव्य से? तो साथियों देखिए और दिख रहा है प्राचीन महाकाव्य। महाकाव्य में तो भाई राजा महाराजाओं के बारे में या भगवान के बारे में लिखा रहता है, तो इससे हमको भौगोलिक सूचना बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? नव निश्चयवाद, निश्चयवाद, संभववाद या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम जो है वह नव निश्चयवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चा जानता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरा सबसे बड़ा देश हम लोग का भारत है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में? तो साथियों विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है चीन में है, वह भी भारत में है, वो एशिया में है, और जो भारत है वह भी एशिया में है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सब एशिया में। तो स्वाभाविक है कि जो 60% जनसंख्या है वो एशिया में निवास करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? 5% पर, 10% पर, 20% पर या 60% पर? तो साथियों विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो मात्र 10% स्थल पर निवास करती है। तो बोलिएगा 90% पर क्या करती है? तो 90% में आप देख रहे हैं कि दुनिया का जो अधिकांश भाग है, जैसे सहारा मरुस्थल, पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है, आपका गोबी मरुस्थल, या फिर आपका जो टुंड्रा प्रदेश है, ग्रीनलैंड है या अंटार्कटिका है, ये सब बर्फीले जगह हैं। इन सारे जगह पर आदमी रह नहीं सकता। आदमी वहीं रहता है जहाँ पर अच्छा कंडीशन होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छा होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है। तो मात्र 10% ज़मीन पर ही 90% लोग जो है वो निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2021 का जनगणना तो हो नहीं पाया है, तो 2011 का ही पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वह 121 करोड़ है। 2001 के अनुसार जो थी वह 102 करोड़ थी। इनमें कौन प्रवास का अपकर्ष कारण नहीं है? तो आपको अपकर्ष कारक नहीं है पूछ रहा है, तो बताइए, शांति में स्थायित्व, जीवन व संपत्ति, सुरक्षा या महामारियाँ? तो साथियों इसमें अपकर्ष कारक जो है वो महामारी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बताइए, अनुकूल जलवायु, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपदाएं या आर्थिक पिछड़ापन? प्रतिकर्ष मतलब सुटेबल नहीं है, तो ये आपका जो है आंसर होगा, नहीं पूछ रहा है तो वो होगा अनुकूल जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितने वर्ष का समय लगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? तो इसका आंसर 10 या 12 में कोई होगा। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, तत्काल हम इसको 12 वर्ष मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में? तो साथियों जो देश या जो महादेश पिछड़ा रहेगा वहीं पर जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ेगा, और अभी सबसे पिछड़ा महादेश जो है वो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में ही जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन एक तथ्य सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको देखना है। तो 5 से 6 अरब वर्ष तक 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में
जनसंख्या को 100 वर्ष लगा, तो यही जो है वह सही नहीं लग रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है? तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। पुरुषों की संख्या थोड़ी अधिक है दुनिया में, और इसका कारण क्या है आप लोग जान ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। पिरामिड कैसा होता है? तो पिरामिड जो है वो इस प्रकार का होता है, और ये कौन सा आकृति है? त्रिभुजाकार है, तो हमारा आंसर होगा त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 15, भारत वर्तमान में जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में है? प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में या चतुर्थ अवस्था में? तो आप लोग जानते हैं कि जो जनसंख्या जो बढ़ता है वो उसके 4 अवस्था कहा गया है। पहली अवस्था में उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। दूसरी अवस्था में जो होता है वो आपका मृत्यु दर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जन्म दर उच्च बना रहता है। तो हमारा आंसर जो है वो द्वितीय अवस्था ही होगा। यहाँ पर मृत्यु दर तो कंट्रोल किया गया है, लेकिन जन्म दर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, दार्जिलिंग निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग की चाय आप लोग सबको जानते हैं, तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है वह चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? तो साथियों इसका सही आंसर जो है वह नॉर्वे होगा। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या चतुर्थ क्रिया? तो नेचर से जो चीज़ प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रिया में आता है, जैसे खेती, मछली पकड़ना, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है? अर्थात चरवाहे लोग जो हैं अपने पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका या मानसूनी क्षेत्र? तो साथियों चल पशुचारण जो है वो मानसूनी क्षेत्र में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब जिसमें केवल पेट भरना या परिवार चलाना ही मुद्दा रहता है, तो वैसी खेती क्या कहलाता है मैक्सिको में? झूमिंग, मिल्पा, लादांग या रे? तो साथियों मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? चावल, गेहूं, ज्वार बाजरा या रबड़? तो साथियों रबड़ जो है वह रोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में कौन है? मतलब अनाज जनरली खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बेचने के लिए अगर अनाज का उपयोग किया जाए तो उसे कहते हैं वाणिज्य अनाज कृषि। तो कौन सा अनाज जो है वो बेचने के लिए विशेष करके उपजाया जाता है? गेहूं, चावल, चाय या कॉफ़ी? तो साथियों गेहूं जो है वो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्रेयरी, पंपास, वेल्ड या डाउन्स? तो साथियों उत्तरी अमेरिका अर्थात कनाडा और अमेरिका में जो है तो वहाँ पर जो गेहूं उपजाया जाता है उस मैदान को क्या कहते हैं? तो उसका नाम जो है वो है प्रेयरी। प्रेयरी पहले घास का मैदान था, लेकिन उसको काट करके घास को उखाड़ करके जो है गेहूं की खेती की जाती है। कनाडा को शायद गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन निर्वाह खेती, सघन कृषि, विस्तृत वाणिज्य खेती या मिश्रित कृषि? तो साथियों गहन कृषि तो नहीं होगा, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि वहाँ होता है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होता है, और आप लोग को मालूम होगा कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम है, तो वहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। तो हमारा आंसर ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र? तो इस प्रकार के जो रसदार फल होते हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपजाए जाते हैं। गा हमारा आंसर सही होगा। 26 नंबर का आंसर आपको पहले ही मिल चुका है। रसदार फलों के उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि? तो साथियों रसदार फल जो हैं वो भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है?
एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? तो सहकारी कृषि जो है सबसे अधिक यूरोप में सफल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोध कार्य में पिछड़ रहे हैं? विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश या इनमें से कोई नहीं? तो पिछड़ रहे हैं, कौन पिछड़ेंगे? अविकसित देश ही पिछड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया? जो यूरोपीय लोग भारत पर, फिजी पर, मॉरिशस आदि, श्रीलंका आदि देशों पर कब्जा किए, तो वहाँ पर किस प्रकार की खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया अपने फायदे के लिए? कोल खोज कृषि का, डेयरी का, मिश्रित कृषि का या रोपण कृषि का? तो साथ ही अंग्रेजों ने चाय और कॉफ़ी को विशेष रूप से बढ़ावा दिया और ये रोपण कृषि का उदाहरण है, तो हमारा आंसर होगा रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो विस्तृत वाणिज्य कृषि अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाएगी? जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? देखिए, अमेरिका और कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास में, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में या ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में। तो ब्राज़ील में जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है विस्तृत वाणिज्य खेती नहीं की जाएगी। यहाँ कैसी खेती की जाएगी? यहाँ पर सघन खेती या फिर जीवन निर्वाह खेती की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कृषि प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कर्तन दहन, कर्तन दहन मतलब काटो और जलाओ, जिसको झूम खेती कहते हैं। तो ये इसमें कौन सा खेती जो है कर्तन दहन है? विस्तृत जीवन निर्वाह खेती, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि या मिश्रित कृषि? तो साथियों, आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसमें आदिवासी लोग क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं और 1-2 साल वहाँ पर फसल उपजाते हैं, फिर दूसरे तरफ मूव कर जाते हैं। तो का आंसर होगा 32 का देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि मतलब जिसमें एक ही चीज़ का उत्पादन होता है। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि? तो साथियों, नाम से स्पष्ट है, एकल और मिश्रित दोनों अपोजिट लग रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? लौह इस्पात, सूती वस्त्र, कागज़ या फैशन? सूती तो कपड़ा से खेत से संबंध है, तो इसका तो होगा नहीं। कागज़ उद्योग जंगल से संबंधित है। फैशन उद्योग भी वो सब तरह का मिक्स है। तो लौह उद्योग जो है वो खनिज उद्योग है। हमारा आंसर क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग। देखिए, जब भी आप आंसर देते हैं तो भले ही आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ते समय लगता होगा कि ए या बी या सी या डी कोई भी ऑप्शन सही है, लेकिन भले आपको सही जानकारी है, लेकिन फिर भी आप चारों ऑप्शन पर विचार कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन सेटर होता है वो आपको छकाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? श्रम आधारित मतलब लेबर पर आधारित है। बृहद उद्योग, संचार उद्योग, कुटीर उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग? तो साथ ही कुटीर उद्योग जो होता है, जो घरेलू स्तर पर होता है, वो श्रम आधारित होता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स का, टूल्स का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? मतलब जिसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है वो खेत से हम लोग प्राप्त होता है। लौह इस्पात? बिल्कुल नहीं। सूती वस्त्र? विचार में रखिए इसको। रासायनिक उद्योग या तांबा उद्योग? तो तांबा उद्योग भी खनिज उद्योग है, तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है? वो सूती वस्त्र उद्योग। साथियों, कभी कभी यह होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जिसका एक भी ऑप्शन सही नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में आपको उसका आंसर छोड़ना नहीं है। वैसे कंडीशन में अगर आप उस क्वेश्चन को टच कर देते हैं, ए बी सी या डी कोई भी ऑप्शन लगा देते हैं, तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका कोई भी आंसर टिक नहीं लगाया, तो वैसे कंडीशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन के सारे ऑप्शन गलत हों तो कोई ना कोई आंसर आप उसे टिक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन वन आधारित उद्योग है? मतलब किसका रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल, जंगल से प्राप्त होता है? कागज़ उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, वस्त्र उद्योग या तांबा उद्योग? तो झलक रहा है आंसर कि कागज़ उद्योग वनों की लकड़ी से बनता है, तो हमारा आंसर क होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग है? वही बात है कि कच्चा माल जिसका पशु से मिलेगा, कौन सा उद्योग है? चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग? देखिए, इसका आंसर कम ही पता चल रहा है कि चमड़ा तो जानवर से होता है, लेकिन फिर भी हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें आंसर जो है छका सकता है। तो चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग या कागज़ उद्योग? तो कागज़ जंगल से प्राप्त होता है, लौह और एल्युमिनियम जो है खनिज, वो माइन से प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर क होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया, अर्थात यूएसए में कितनी जनसंख्या रहने पर कोई भी जगह को टाउन की जो है दर्जा दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क 5000। कम से कम शहर होने के लिए 5000 जनसंख्या अमेरिका में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है, मुंबई, बनारस, जमशेदपुर या कैनबरा। इसी तरह का क्वेश्चन पिछले सेट में दिया था, क्वेश्चन बदल दिया था कि सांस्कृतिक नगर का उदाहरण कौन है, तो वहाँ पर आंसर बनारस था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि व्यापारिक नगर का उदाहरण कौन है। तो देखिए, मुंबई भी व्यापारिक नगर लग रहा है, जमशेदपुर भी व्यापारिक नगर लग रहा है, लेकिन हमको मुंबई आंसर देना होगा, क्योंकि जमशेदपुर के तुलना में मुंबई जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क या नदी या नहर के किनारे होता है। तो नदी या सड़क जो है वो कैसे चलती है, नदी, सड़क या नहर जो है वो इस तरह करके पैरेलल चलती है। तो पैरेलल जब है तो इसके बगल में इस प्रकार का मकान बनेगा दोनों तरफ, तो इस प्रकार ये लाइन से मकान बनेगा, तो ये कैसा बस्ती कहलाएगा, तो ये जो है वो रेखीय कहलाएगा, वृत्ताकार नहीं होगा। वृत्ताकार कब होगा, जब कोई तालाब वगैरह के किनारे कोई बस्ती बसेगा, तालाब या झील है तो तालाब और झील चूँकि गोल होता है, तो वहाँ पर एक पिछले सेट में दिया था कि तालाब और झील के किनारे बस्ती जो है वो कैसा होता है, तो वहाँ पर वृत्ताकार आंसर था। लेकिन यहाँ पर सड़क, नदी या नहर है तो ये लंबा चलता है, तो रेखीय होगा। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने आज ज्योग्राफी के सेट 4 के सभी 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। इसी प्रकार हम लोग 5 सेट की भी कर लेंगे। कोई वीडियो आप एक बार देखते हैं उसका आंसर लिख लीजिए, और अच्छा होगा कि अगर आप उसे कभी रिवाइज करने का मौका मिले तो डबल भी आप देख सकते हैं, इससे माइंड में आपका ज़्यादा बैठेगा। तो केवल आप आंसर पे नहीं जाइएगा, आंसर तो कोई भी बता सकता है, उसके साथ जो व्याख्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, उसको भी ध्यान से सुनना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।